बच्चों, मैं आपके सामने हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पुनः एक बार रस के भेद या रस के प्रकार लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और आज हमारा रस का अंतिम चरण है, अंतिम पीरियड है, यानी हमारा अंतिम रस यानी नौवां रस आज हम पढ़ेंगे। और हमारा वो नौवां रस है विभत्स रस। ठीक है, हमारा जो आज का टॉपिक है रस के भेद या रस के प्रकार के अंतर्गत आज रस का, मैंने कहा आपसे, अंतिम पीरियड है, अर्थात आज हमारा अंतिम रस है। ठीक है, और वो अंतिम रस हमारा अर्थात नौवां रस है विभत्स रस। ठीक है, वीडियो में मैंने रस के भाग लिखे। ठीक है, रस के भाग लिखे, भाग 1, भाग 2, भाग 3। तो आप ये कदापि मत समझिएगा कि भाग का तात्पर्य रस के प्रकार या रस की संख्या से नहीं, अर्थात मैंने रस के जितने वीडियो बनाए हैं उनको भाग के रूप में आपके सामने मैंने दर्शाया है। ठीक है, भाग 1 में रस की परिभाषा आदि, रस के चरण अवयव दिया है। ठीक है, भाग 2 में अवयव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव के विषय में बताया है। ठीक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि भाग में मैंने संपूर्ण रस को बांटा है। ठीक है, लेकिन जब आप वीडियो के अंदर जाएंगे, वीडियो को देखेंगे, तब आपको रस की सही संख्या का पता चलेगा। तो उसी चरण में, ठीक है, आज हमारा जो अंतिम रस है वो है विभत्स रस। ठीक है, विभत्स रस का अस्थाई भाव। अस्थाई भाव मैं आपको इसलिए बताता हूं कि काफी कुछ चीजें रस के विषय में उसके अस्थाई भाव से ही क्लियर हो जाती है, साफ हो जाती है, स्पष्ट हो जाती है। ठीक, तो विभत्स रस का जो अस्थाई भाव है, ठीक है, विभत्स रस का अस्थाई भाव आपको पता होगा कि इसका अस्थाई भाव है घृणा। विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा, या इसी को कहते हैं ठीक जुगुप्सा। क्लियर, विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा। क्लियर, अब बात हम घृणा की करते हैं। ठीक है, कि घृणा किसे कहते हैं, या आपके मन में घृणा के भाव, घृणा के विचार कब उत्पन्न होते हैं। ठीक, तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप किसी ऐसी घटना को देखते हैं या ऐसे किसी दृश्य का आकलन करते हैं, किसी दृश्य को देखते हैं, किसी कहानी आदि को पढ़ते हैं, किसी कहानी आदि की विषयता को, विविधता को आप सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो आपके मन में यदि घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जैसे सड़ी गली मांस की चीजें हो, वस्तुएं हो, ठीक है, कटा हुआ किसी का शरीर हो, या सड़ा हुआ कोई किसी चीज का भाग हो, ठीक है, तो वहां पर या उनको देख करके हमारे मन में घृणा के भाव जागृत होते हैं। ठीक, और आप ये भी कह सकते हैं कि कोई सड़ी गली वस्तु या किसी वस्तु से दुर्गंध आ रही हो, ठीक है, किसी वस्तु से दुर्गंध आ रही हो यानी बदबू आ रही हो, ठीक है, तो सड़ी गली स्थिति या कंडीशन को देख करके या किसी बदबू की सुगंध को जान करके हमारे हृदय में जो घृणा के भाव अर्थात जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, विभत्स रस होता है। विभत्स का मतलब ये होता है कि छत विछत, ठीक है, सड़ा गला। विभत्स का तात्पर्य हुआ छत विछत या सड़ा गला या बदबूदार। ठीक है, जहां पे बदबू आदि उत्पन्न हो, ये सारी परिस्थितियां, ये सारी कंडीशन जो है हमारे मन में घृणा के भाव को जागृत करती हैं। और जहां पर या जब हमारे मन में घृणा के भाव जागृत होते हैं तब वहां पर विभत्स रस होता है। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन क्या कहती है, आइए देखते हैं परिभाषा। ठीक, परिभाषा क्या कहती है कि किसी घटना को देखने, किसी घटना को देखने, सुनने,
किसी घटना को देखने, सुनने, पढ़ने व समझने के पश्चात हमारे हृदय में घृणा के जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे ही विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, उसे ही विभत्स रस कहते हैं। इसका अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। घृणा या जुगुप्सा होता है। क्लियर? दूसरी डेफिनेशन से क्या कहती है, देखिए, काव्य में जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, काव्य में जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से, ठीक है, घृणा नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है। उसे ही विभत्स रस कहते हैं। ठीक है, जो भी बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया उसी को मैंने लिपिबद्ध किया है। विभत्स रस की डेफिनेशन कि जब हम किसी घटना को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं व समझते हैं, जब हम किसी घटना को देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं, इसके पश्चात यानी किसी भी घटना को देखने, सुनने और समझने और पढ़ने के पश्चात जब हमारे हृदय में मन में घृणा या जुगुप्सा के भाव उत्पन्न होते हैं। किसके भाव उत्पन्न होते हैं? घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ऐसी परिस्थिति जिसको हम देखें, पढ़ें, सुने, समझें और देखने के पश्चात हमारे हृदय में जो घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं या किसी घटना को देखने, सुनने, समझने के पश्चात यदि हमारे हृदय में घृणा के भाव उत्पन्न हो तो वहां पर विभत्स रस होता है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि विभत्स रस का अस्थाई भाव घृणा या जुगुप्सा होता है। ठीक, काव्य में जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से घृणा नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति होती है, उसे ही विभत्स रस कहते हैं। ठीक है।
विवत्स रस कहते हैं। किसे कहते हैं? काव्य में जहां पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से घृणा नामक अस्थाई भाव की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है, उसे ही विवत्स रस कहते हैं। और विवत्स रस का अस्थाई भाव क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा होता है। क्लियर? हमने आपको पहले बताया कि जब विभत्स का मतलब ही हो गया कि सड़ी गली वस्तु, ठीक है, क्षत विषत लाश, ठीक है, या ऐसी परिस्थिति जहां से दुर्गंध उत्पन्न हो रही है, जहां से गंध आ रही है, ठीक है, और गंध कैसे भी दुर्गंध, बुरी गंध, ठीक है, ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां जो है हमारे हृदय में, हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति, किसी स्थिति विशेष के प्रति घृणा के भाव उत्पन्न करती है। और जैसे ही हमारे मन में घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, वैसे ही आपको समझना चाहिए कि किस रस की उत्पत्ति हो रही है, किस रस की निष्पत्ति हो रही है, तो वो रस हमारा होगा विवत्स रस। ठीक है, इसी को मैं आपको, इसी बात को मैं आपसे दो पंक्तियों की एग्जाम्पल के माध्यम से सिद्ध करने का प्रयास करूंगा और आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से केवल दो पंक्ति के एग्जाम्पल में ही आपको ये विवत्स रस की अनुभूति हो। बाकी मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा, उसके बाद आपको इतना अनुभव, इतनी जानकारी अवश्य हो जाएगी कि आप जब भी ऐसे अनुभव करेंगे या ऐसे एग्जाम्पल को पढ़ेंगे, ठीक है, लिखेंगे, तो आपको यह कंफर्म है कि आपको विवत्स रस के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। तो आइए देखते हैं, ठीक है, विवत्स रस का एग्जाम। ठीक, चलिए ये है विवत्स रस का एग्जाम। ठीक, हमने आपको पहले बताया कि विवत्स रस का जो अस्थाई भाव होता है वो होता है घृणा या जुगुप्सा। ठीक, अभी पंक्ति देखिए, इस पंक्ति को जब आप पढ़ेंगे, अनुभव करेंगे, समझेंगे, तो आप ये देखेंगे कि इस पंक्ति से घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं, घृणा की अनुभूति हो रही है। और जहां पे घृणा के भाव उत्पन्न हो या अनुभूति हो, तो वहां पर कौन सा रस होता है? तो विवत्स रस होता है। तो आइए पंक्तियों को देखते हैं। ठीक, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकाले। ठीक है, यानी यहां पर एक ऐसी लाश कह सकते हैं, एक ऐसे शव की स्थिति का वर्णन किया है। किसने? इसके जो आप कह सकते हैं कवि हैं, वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, ठीक है, ऐसी लाश या ऐसे शव की स्थिति या उसकी विविधता का वर्णन किया है कि जिसको पढ़ने के पश्चात, अनुभव करने के पश्चात निश्चित है कि हृदय में घृणा के भाव उत्पन्न होंगे। तो भारतेंदु जी क्या लिखते हैं कि सिर पर बैठे काग, आंख दो खात निकाल, यानी कोई एक ऐसी लाश है जो क्षत विक्षत हो गई है, ठीक है, उसके सिर पर एक कौवा बैठा है और वह कौवा उस लाश की आंखों को निकाल कर क्या है? खा रहा है। ठीक, देखिए, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो, यानी दोनों आंखों को खात निकाल कर क्या है? खा रहा है। ठीक, कहूं जांग के खोद खोद कर गिद्ध उतर, और उसकी जांघों को, यानी उसकी जंघा को, ठीक है, जो गिद्ध पक्षी है वो खोद खोद कर क्या है? स्वाद ले ले करके, ठीक है, स्वाद ले करके उसको खा रहा है। देखिए, सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकालत, कहूं जांग कह खोद खोद कर गिद्ध उचार। यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि सिर पर एक शव है, ठीक है, उसके सिर पर एक कौवा बैठा हुआ है और वह कौवा, ठीक है, उस शव के दोनों आंखों को निकाल कर क्या है? खा रहा है। और उसी शव के जांग पर एक गिद्ध बैठ करके, ठीक है, उसकी जांग को क्या है? उसकी जांग को खोद खोद कर, यानी स्वाद ले लेकर के वह भी उसका भक्षण कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने
100 की विभत्सता का वर्णन किया है, और इसको पढ़कर, इसको अनुभव करने के पश्चात हमारे हृदय में उस परिस्थिति का आकलन करने के पश्चात घृणा के भाव उत्पन्न हो रहे हैं। और जहां पर मैंने आपको बताया कि घृणा के भाव उत्पन्न होते हैं, ऐसी मनोदशा कि जिसको देखकर, सुनकर, समझकर, ठीक है, हमें घृणा के भाव उत्पन्न हो, वहां पर आपका विभत्स रस होता है। कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है, ठीक है। और इसके विषय में मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दूं कि विभत्स रस को, किसको? विभत्स रस को कवियों ने सभी रसों से निकृष्ट रस माना। निकृष्ट का मतलब खराब, निकृष्ट का मतलब क्या है? खराब। तो विभत्स रस को कवियों ने सबसे, यानी जो आपके 9 रस हैं, 9 रसों में सबसे निकृष्ट, सबसे खराब रस की उपमा दी है, संज्ञा दी है, ठीक है। तो विभत्स रस को कवियों ने, ठीक है, सबसे निकृष्ट रस की संज्ञा दी है। और दूसरी महत्वपूर्ण, जो आपकी परीक्षा के विषय महत्वपूर्ण है, कि विभत्स रस को रसों का दास कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? रसों का दास कहते हैं, क्योंकि कंपटीशन की परीक्षाओं में आपको पूछता है कि रसों का दास किस रस को कहते हैं। तो आज आप भली प्रकार से अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि रसों का जो दास है वो कौन सा रस है? विभत्स रस। रस राज के विषय में मैंने आपको बताया था कि रसों का राजा किसे कहते हैं? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस में किसे? तो सही मायनों में, ठीक है, बताइए, वियोग श्रृंगार किसे कहते हैं? वियोग श्रृंगार रस को रसों का राजा कहते हैं। और रसों की रानी किसे कहते हैं? मैंने इसकी भी चर्चा की थी, आपके जेहन में बात आ गई होगी। तो करुण रस को रसों की रानी कहते हैं, ठीक है। दूसरा, आगे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि महाकाव्यों का जो अधिकांशतः रस होता है वो शांत रस होता है, यानी जो महाकाव्य लिखे जाते हैं वो अधिकांशतः किस रस में? शांत रस में। उसकी गणना होती है, उसकी गिनती होती है। और मैंने अभी आपको बताया कि सबसे निकृष्ट रस कौन सा है? विभत्स रस। या रसों का दास किसे कहते हैं? तो वो है आपका विभत्स रस, ठीक है। तो ये थी विभत्स रस के विषय में संपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी, ठीक है। और आपको आगे मैं आपको आगे, ठीक है, अभी इसके विषय में जो कुछ भी बताया आप बिल्कुल इत्मीनान से पढ़ेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। और उसके बाद अगर रसों के विषय में कोई वैचारिक मतभेद हो, कोई त्रुटि हो, तो आप निश्चित ही अवगत करा करके, ठीक है, आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये था रसों के विषय में। अब अगले वीडियो में किसी अगले नए टॉपिक के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ, ठीक। तब तक